हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी फिस्टुला को पूर्ण रूप से यदि हमें ठीक करना है तो हमें फिस्टुला के बारे में किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। एग्जाम्पल ये है, जैसे एक पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसकी एमआरआई रिपोर्ट कराई, तो एमआरआई रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कि यह केस जो है वो ग्रेड 1 का है। तो ग्रेड 1 का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट कराई तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ग्रेड 4। तो ग्रेड 4 के केस में जब इसकी आप फिस्टुलोग्राम की रिपोर्ट देखेंगे तो जो इसमें पिक्चर ड्रॉ मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रैक है और इसमें एसोसिएटेड एक यहाँ पे एब्सेस है। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा है कि फिस्टुला ही एक ऐसी बीमारी है जिसके रिकरेंस के केस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे और भी कोई ऑपरेशन होता है उसमें दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन फिस्टुला ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें अक्सर देखा जाता है कि कई पेशेंट 3 बार 4 बार भी ऑपरेशन कराते हैं और वो फिर से रिकरेंस लेके चले आते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फिस्टुला के केस में हमारी डायग्नोसिस में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई है। जैसे आपने ग्रेड 4 के केस में देखा कि फिस्टुला का ट्रैक जो था वो एक कर्वीलिनियर ट्रैक है और यहाँ पे एक एब्सेस एसोसिएटेड है, दूसरा यहाँ पे एक ब्रांच भी जा रही है। तो यानी अगर हम फिस्टुला के जो मेन ट्रैक है अगर हमने उसको ठीक कर दिया और इस ब्रांच को या एब्सेस को नहीं ठीक किया तो इसको दोबारा हो जाएगा। इसी तरह अभी जो आपने देखा था ग्रेड 1 का केस, ग्रेड 1 के केस में अगर हम इसकी एमआरआई रिपोर्ट के का हिसाब से अगर इसका पिक्चर ड्रॉ करें तो एक्सियल सेक्शन और कोरोनल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा लीनियर ट्रैक है। तो लीनियर ट्रैक है, इट्स मीन कि ये बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। तो हम फिस्टुला के केस को देखकर ये बता सकते हैं, जैसे अक्सर पेशेंट हम लोगों से ये क्वेरी करता है कि डॉक्टर साहब हमारा फिस्टुला कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर आप विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट्स, इस एमआरआई रिपोर्ट्स के बेस पे आप उसको देखकर बता सकते हैं कि आपका फिस्टुला कितने दिन में ठीक हो जाता है। जैसे ग्रेड 1 का फिस्टुला लगभग 1 महीने या 1.5 महीने में ठीक होता है, ग्रेड 2 का फिस्टुला लगभग 1.5 से 2 महीने में ठीक होता है, ग्रेड 3 का होगा और इश्यो रेक्टल फोसा से अगर जा रहा होगा ट्रैक तो हो सकता है वो 2 से 2.5 महीने चला जाए, और ग्रेड 4 का होगा तो हो सकता है 3 से 4 महीने लग जाए, और ग्रेड 5 का होगा तो हो सकता है वो 4 से 5 या 6 महीने भी लग सकते हैं। तो आप एक रिपोर्ट देखकर कम से कम इतना पेशेंट को एश्योर कर सकते हैं कि यह जो केस है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो किसी भी फिस्टुला को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए हमें किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, अर्थात हमें फिस्टुला के ट्रैक के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, फिस्टुला की ओपनिंग्स के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, फिस्टुला किस वजह से बना है हमारे शरीर में उसका ज्ञान होना आवश्यक है, और हमारे जो बॉडी का पार्ट है यानी जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स उसमें से कितना उन्होंने फाइबर को कवर कर रखा है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला तो फिस्टुला का इलाज, हमारा ये टाइटल है ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला। तो दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द फिस्टुला। पहला है, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो ओपनिंग है, भाई जाहिर सी बात है फिस्टुला का मरीज है तो उसके मल द्वार के आसपास एक उसको ओपनिंग होगी, या कभी कभी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती तो उसकी इंटरनल ओपनिंग ही होती है जिसे हम ब्लाइंड फिस्टुला कहते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग के बेस पे पेशेंट को कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका इंटरनल ओपनिंग कहाँ होगा अकॉर्डिंग टू गुडशॉल रूल। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसको लिथोटमी पोजीशन पे लिटा दिया। ये उसका एनल कैनाल है, एनल कैनाल के चारों ओर इंटरनल स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर के बाद क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये आपकी एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गई, और ये पेशेंट का पोस्टीरियर रीजन है और ये क्या है, एंटीरियर रीजन है। ठीक है, ये पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में लेटा हुआ है। अब मान लेते हैं आपके पास एक पेशेंट आया जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर साइड पे है, क्योंकि एक्सटर्नल ओपनिंग हो सकता है या तो एंटीरियर साइड पे होगी या पोस्टीरियर साइड में होगी या लेटरल साइड में होगी। डियर फ्रेंड्स, एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड अगर एक्सटर्नल ओपनिंग है तो इसकी इंटरनल ओपनिंग हम इससे निर्धारित कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ गुडशॉल रूल। तो मान लेते हैं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया तो जिसने आधी एनल कैनाल को ऊपर की तरफ, आधी एनल कैनाल को नीचे की तरफ बांट दिया। तो जो आगे की तरफ होगा उसको हम बोलते हैं एंटीरियर
पोर्शन और जो पीछे की तरफ का हिस्सा होगा उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। और जो इस तरफ होगा यानी जो 3 o'clock और 9 o'clock का एरिया है वहां से जो लाइन जा रही है ये आपका होगा लेटरल। तो एंटीरियर साइड में अगर एक्सटर्नल ओपनिंग है, मान लेते हैं यहाँ पे है एक्सटर्नल, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग, या मान लेते हैं उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे है या उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग ये एंटीरियर साइड में है, और पोस्टीरियर साइड में अगर एक्सटर्नल ओपनिंग मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे है, या एकदम मलद्वार के नजदीक है, तो एक्सटर्नल ओपनिंग के बेस पर हम ये कुछ थोड़ा बहुत निर्धारित कर सकते हैं कि इसकी इंटरनल ओपनिंग क्या होगी। आपने पढ़ा होगा गुडसॉल रूल, आपने पढ़ा होगा गुडसॉल रूल। गुडसॉल रूल के अनुसार अगर किसी पेशेंट में एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर साइड में है और वो 3 सेंटीमीटर के जो अराउंड एक एरिया अगर हम खींचे, अगर ये क्या है हमारा एनल वर्स है, एनल वर्स से 3 सेंटीमीटर तक का अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचे और एक्सटर्नल ओपनिंग अगर वो 3 सेंटीमीटर के अंदर है तो उसका जो ट्रैक होगा वो बिल्कुल सीधी दिशा में होगा, और अगर वो 1 o'clock पे है तो उसकी इंटरनल ओपनिंग भी 1 o'clock पे ही मिलेगी। अगर उसकी ओपनिंग 10 o'clock पे है तो उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी, 10 o'clock पे ही मिलेगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल ओपनिंग मोर देन 3 सेंटीमीटर यानी एनल वर्स से 3 सेंटीमीटर दूर है तो उसकी इंटरनल ओपनिंग वो कहाँ मिलेगी, 6 o'clock पे मिलेगी। उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी, 6 o'clock पे मिलेगी। यानी जो ट्रैक होगा वो कर्वीलिनियर होगा और ऐसा होगा। ये अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में हमें उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग यानी फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर साइड में मिलती है, कहीं भी मिले, चाहे वो 4 o'clock पे, चाहे 5 o'clock पे, चाहे 6 o'clock पे, चाहे 7 o'clock पे, चाहे 8 o'clock पे, उसकी इंटरनल ओपनिंग हमें 6 पे ही मिलनी चाहिए, ऐसा गुडसॉल रूल के अनुसार बताया गया है। यानी एंटीरियर साइड में एक्सटर्नल ओपनिंग अगर 3 सेंटीमीटर एनल वर्स से 3 सेंटीमीटर तक कहीं एरिया में है तो सीधी दिशा में होगी। अगर 3 सेंटीमीटर दूर है तो घूम कर वो 6 की तरफ आएगा, और अगर पोस्टीरियर साइड में है, नीचे की तरफ है, रीढ़ की हड्डी तरफ है, कहीं भी एक्सटर्नल ओपनिंग हो वो घूमकर 6 पे ही जाएगा, ठीक है। अब लेटरल साइड में यानी 3 o'clock और 9 o'clock पर है तो इसके बारे में ये अगर 3 o'clock और 9 o'clock पे है तो इसकी ओपनिंग अब वही डिपेंड करता है कि 3 सेंटीमीटर के पास में है या 3 सेंटीमीटर से दूर है। तो ये नियम अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल है। तो आपने देखा ना कि मान लेते हैं एक पेशेंट आपके पास आया, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो है स्क्रोटम के बेस पर है यानी 3 सेंटीमीटर दूर है, तो उसका ट्रैक कैसा होना चाहिए। तो आप केवल एक्सटर्नल ओपनिंग देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी, 6 पे मिलेगी। अर्थात ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें समय लगेगा। तो ये होता है डायग्नोसिस। किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चूंकि फिस्टुला के केस में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जब हम उसका छारसू से ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको ये मतलब आना आवश्यक है कि एक्सटर्नल ओपनिंग के कंपैरिजन में उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे मिलेगी और ट्रैक कैसा होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग के बारे में हमने देख लिया, अब है कि उसकी इंटरनल ओपनिंग। अब फिस्टुला है तो जाहिर सी बात है उसकी इंटरनल ओपनिंग भी होगी, क्योंकि फिस्टुला के डिफिनेशन है देयर द एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 epithelial surface and the track is lined with the granulation tissue। ये फिस्टुला की डिफिनेशन है। तो ये था जो हमने आपको पिक्चराइज करके दिखाया, ये हमने आपको एक्सियल सेक्शन बताया है। ये क्या है, एक्सियल सेक्शन। अगर हम इसी का कोरोनल सेक्शन ड्रॉ करें तो मान लेते हैं कि ये आपका रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, ये एनल वर्ज है, ये एनोरेक्टल रिंग है, और ये आपकी लिवेटर एनाई मसल है, ये पेरिनियन स्किन है। यहाँ से अगर हम देखें ये उसकी क्या होगी, इंटरनल स्फिंक्टर, ये उसका एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये इंटरनल स्फिंक्टर और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। और यहाँ पे है डेंटेट लाइन। अब हम डियर फ्रेंड्स इंटरनल ओपनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरनल ओपनिंग यह डिसाइड करता है कि ये भगंदर बना क्यों है। जैसे एग्जांपल में
भाई इंटरनल ओपनिंग आपको कहाँ मिल सकती है? इंटरनल ओपनिंग आपको बिलो द डेंटेट लाइन मिल सकती है। ये डेंटेट लाइन होती है डियर फ्रेंड्स, ये डेंटेट लाइन है। एनाटॉमी वाले पिक्चर वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि इंटरनल ओपनिंग बिलो द डेंटेट लाइन मिले। यहाँ से आप देखिए इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी? बिलो द डेंटेट लाइन मिल सकती है, एट द डेंटेट लाइन मिल सकता है, अबव द डेंटेट लाइन मिल सकता है, और इन रेक्टम में मिल सकता है। तो अगर इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे होगी तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो फिशला होगा वो कैसा होगा? सब म्यूकोजल टाइप का होगा। ज्यादातर जो फिशर से फिशला बनते हैं उसकी इंटरनल ओपनिंग बिलो द डेंटेट लाइन ही मिलती है मोस्ट ऑफ द केस में। अगर मान लेते हैं कि उसकी इंटरनल ओपनिंग एट द डेंटेट लाइन मिल रही है, तो डेंटेट लाइन पे जो कॉज ऑफ फिशला होगा वो ज्यादातर, एक हाइपोथेसिस है कि अगर ज्यादातर जो फिशला होते हैं 80 से 90% जो फिशला होते हैं वो क्रिप्टोग्लैंडुलर इंफेक्शन की वजह से होते हैं। यानी जो एनल ग्लैंड होती हैं उसके जो क्रिप्ट्स होते हैं वो जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं या इन्फेक्ट हो जाते हैं तब फिशला बनता है, ऐसा माना जाता है। और सब लोग 80 से 90% फिशला ऐसे ही मिलते हैं जिनकी इंटरनल ओपनिंग एट द डेंटेट लाइन मिलती है। हो सकता है कि डेंटेट लाइन के ऊपर लगभग 3.5 सेंटीमीटर पे भी इंटरनल ओपनिंग मिल सकती है। तो ये क्या है? तीसरा केस हुआ। इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिला? डेंटेट अबव द डेंटेट लाइन इन एनल कैनाल। तो इसका जो कॉज हो सकता है वो हो सकता है आपका अल्सर हो रहा हो सकता है कोई इंजरी हुई हो सकता है ट्यूबरकुलर हो सकता है क्रोन्स की बीमारी हो सकता है आईबीडी और भी जो होती है, या हो सकता है एसटीडी कोई बीमारी हो सकता है कार्सिनोमा हो। एक कारण और होता है, एक फिशुला का इंटरनल ओपनिंग आपको रेक्टम में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 प्रकार से फिशुला के केस हमारे पास आते हैं। या तो उनकी इंटरनल ओपनिंग बिलो द डेंटेट लाइन मिलती है, या तो डेंटेट पे मिलती है, या डेंटेट के ऊपर एनल कैनाल में मिलती है, या अबव द एनल कैनाल अर्थात रेक्टम में मिलती है। तो ये 4 इंटरनल ओपनिंग, 4 पोजीशन ऐसी बॉडी में जहां हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिशुला का एक ऐसा फैक्टर जिसके बेस पे हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि यह जो फिशुला है वो कैसा है, इसका कॉज क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रैक। जो फिशुला अभी हमने बनाया है, ये जो ट्रैक है आपका ये कैसा है? लीनियर है, कर्वी लीनियर है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं द ट्रैक ऑफ फिशुला, दूसरा फैक्टर। अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग। अब हम देखते हैं कि जो फिशुला का ट्रैक है वो कैसा है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर फिशुला का ट्रैक बहुत दुबला पतला है तो आपको दुबला पतला कोई प्रोब यूज करना पड़ेगा। अगर फिशुला का ट्रैक बहुत चौड़ा है, यानी उसकी जो वाइडनेस है वो काफी चौड़ी है, तो आपको कोई भी फिशुला का कोई भी प्रोब यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका रेक्टम है, ये एनोरेक्टल रिंग हो गई, ये आपका एनल कैनाल हो गया, ये आपका एनल वर्ज हो गया, पेरियनल स्किन हो गई, ये लिवेटर एनाई मसल हो गई, और ये आपका इंटरनल स्फिंक्टर हो गया, ये आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया। ठीक है, ये इंटरनल स्फिंक्टर और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ओके, और ये आपका डेंटेट लाइन, ये डेंटेट लाइन हो गया। अब जो हमारा पहला पॉइंट हम लोग ने ट्रैक के बारे में, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द फिशुला ट्रैक इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में फिशुला के ट्रैक का पोजीशन क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें पार्क क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। कौन सा क्लासिफिकेशन? पार्क क्लासिफिकेशन। एक हमें पढ़ना पड़ता है पार्क क्लासिफिकेशन। दूसरा, जब हम फिशुलोग्राम एमआरआई कराते हैं तो एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम बोलते हैं सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन। ये 2 क्लासिफिकेशन आपको आना अति आवश्यक है अगर आप फिशुला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पार्क क्लासिफिकेशन के अनुसार फिशुला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है इंटर इंस्फिंक्टर, यानी दोनों इंस्फिंक्टर्स के बीच में। हमने क्या लिखा? एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द फिशुला ट्रैक इन आवर बॉडी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन किस बेस पे करेंगे? हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे कि हमारा फिशुला कितने प्रकार का होता है। तो अगर केवल इंटरनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व है तो उसे बोलते हैं इंटर स्फिंक्ट्रिक फिशुला। इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्फिंक्ट्रिक फिशुला। अगर आपका फिशुला ट्रैक दोनों स्फिंक्टर को कवर पियर्स कर रहा है, यहां पे देखिए
इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फिंक्टर को करा है तो इसको बोलते हैं ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला। और जब भी आप एमआरआई कराएंगे आप देखिएगा उसमें 100% आपको लिखा मिलेगा या तो कोई इंटर स्फिंक्टरिक है या ट्रांस स्फिंक्टरिक है। तो दो हो गए, एक दो। एक फिस्टुला होता है सुप्रा स्फिंक्टरिक, यानी जो फिस्टुला का ट्रैक है होगा वो पेरिनेल स्किन से होते हुए लिवेटर नई मसल को पियर्स करते हुए ऊपर जाएगा, सुप्रालिवेटर स्पेस में जाएगा, फिर वापस आएगा और फिर इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए फिर आपको इंटरनल ओपनिंग कहां मिलेगी? डेंटेट लाइन में। तो इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स सुप्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ फिस्टुला डिसाइड वीडियो में बताया, तो आप एक बार देख सकते हैं। इंटर स्फिंक्टरिक, ट्रांस स्फिंक्टरिक, सुप्रा स्फिंक्टरिक, और एक फिस्टुला होता है जिसमें लिवेटर नई मसल को पियर्स करते हुए जाके रेक्टम में ओपन होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक। एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक तो चार प्रकार के। तो एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो अब आप देख रहे हैं कि अगर एक ही स्फिंक्टर इन्वॉल्व है तो ये बहुत ही आसान है, इसको ठीक करना बहुत ही आसान है। मुश्किल से 1-1.5 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है इस तरह के फिस्टुला को, अगर हम 400 से ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर है। आप जानते हैं इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है कि पूरी एनल कैनाल का लगभग 1/3 भाग कवर कर रखता है। ये एनल टोन को 85% इसका टोन मेंटेन करता है। अगर इसके स्फिंक्टर थोड़ा बहुत कट भी जाए तो हमारा जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मटेरियल वो नहीं होता है। और जब हम फिशर का ट्रीटमेंट करते हैं, इन मॉडर्न थेरेपी की बात करें, LIS लेटरल इंटरनल स्फिंक्टोटॉमी, तो हम क्या करते हैं इंटरनल स्फिंक्टर के थोड़े से पार्ट को कट कर देते हैं, जिससे हमारा एनल कैनाल का स्पाज्म कम हो जाता है और हमारा फिशर ठीक हो जाता है। तो इंटरनल, अगर केवल इंटरनल स्फिंक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो होगा इंटर स्फिंक्टरिक। अगर दोनों स्फिंक्टर यानी ट्रांस स्फिंक्टरिक हो गया तो डियर फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये वैसे तो 15% ही एनल टोन को मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर का ज्यादा फाइबर एक बार में कट गया तो पेशेंट मल द्वार को मतलब मल को होल्ड करने में असमर्थ हो जाएगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मटेरियल हो जाएगा। तो ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला इससे टफ होता है और इसके इलाज में हमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर को बहुत सेफ करके रखना पड़ता है। अगर यही आपका सुप्रा स्फिंक्टरिक हो जाए तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर ये एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक हो जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। तो यानी फिस्टुला के इलाज के दौरान हमें ज्ञान होना आवश्यक है कि हमारा फिस्टुला इंटर स्फिंक्टरिक है, ट्रांस स्फिंक्टरिक है, सुप्रा है कि एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक है, यानी बॉडी के किस पार्ट से ये गुजर रहा है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा जो फिस्टुला का ट्रैक है वो लीनियर है कि कर्विलीनियर है। यानी आपका जो ये फिस्टुला का ट्रैक जा रहा है, ये लीनियर है कि कर्विलीनियर है। ठीक है, अगर लीनियर है तो आपका जो प्रोब है बहुत आसानी से इंटर कर जाएगा। अगर कर्विलीनियर है, और थोड़ा पास से नहीं है, अगर कर्विलीनियर है तो प्रोब जाने में दिक्कत करेगा। तो आपको फिर थोड़ा सा जब प्रोबिंग करेंगे तो आपको प्रोब की दिशा को थोड़ा सा, जो इसका ब्लंट पार्ट होगा उसको थोड़ा सा घुमा घुमा के तब इंटरनल ओपनिंग आपको मिलेगी। अगर आपका मान लेते हैं जो फिस्टुला का ट्रैक है थिन है, चौथा फैक्टर क्या है? थिन। अगर मान लेते हैं फिस्टुला का ट्रैक बिल्कुल पतला है, बिल्कुल दुबला पतला है, और आपका जो प्रोब है वो थोड़ा मोटा है, तो क्या आपका प्रोब इसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। और लगभग जब हम 100 केस अगर देखते हैं तो 20% जो पेशेंट होते हैं फिस्टुला वाले जो कभी दवा ववा खा लेते हैं, या हो सकता है कि इंटरनल ओपनिंग कई बार हील कर जाती है, तो जो फिस्टुला ट्रैक होता है वो काफी फाइब्रोज्ड हो जाता है, तो उस केस में हमारा प्रोब नहीं जा पाता है। तो उस केस में हमें प्रोब की जो साइज है यानी लंबाई और उसकी चौड़ाई, उसको दोनों को अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ने क्या कहा है, प्रोब जो शलाका है उसकी लंबाई और चौड़ाई आप आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबिंग करेंगे वो बहुत दुबले पतले प्रोब से करते हैं। तो कई बार हम लोग जो वायर आते हैं ना पतले जो कॉपर, उससे भी इस ट्रैक को ढूंढते हैं। कई बार हमारे कई स्टूडेंट जो है ये कंप्लेन करते हैं कि सर ट्रैक इतना पतला है, हमारा प्रोब ही नहीं जा पा रहा है। तो उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपका अपना प्रोब का साइज उसको कम कर दीजिए। कोई दुबला पतला तार जब इसमें डालेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका प्रोब इंटरनल ओपनिंग को चला जाएगा। तो ट्रैक थिक है कि थिन है। अब मान लेते हैं कि आपका ट्रैक बहुत क्या है, बहुत चौड़ा है। मान लेते हैं आपका ट्रैक जो है बहुत चौड़ा है, यानी जो इसका विड्थ है वो बहुत चौड़ा है। तो क्या होगा, इस फिस्टुला को ठीक करते समय आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा।
इसमें थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में हीलिंग होगी, क्योंकि जो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज हैं जो फिशुला ट्रैक में पड़े हुए हैं वो दोनों तरफ होंगे, और आपका जो क्षार सूत्र होगा डियर फ्रेंड्स वो इस तरह इस दीवार को कवर करेगा, क्योंकि आप तो जब टाइट धागा बांधोगे तो जो धागे की तरफ का स्किन होगी यानी जो फिशुला ट्रैक की इनर लाइनिंग होगी वो तो क्षार सूत्र से टच में रहेगी, यानी यहाँ पे आपका छेदन भेदन लेखन तो होगा, लेकिन जो आउटर साइड जो उस तरफ दीवार है जो फिशुला ट्रैक की इनर लाइनिंग है वो क्षार सूत्र से टच नहीं करेगी, तो इसमें दोबारा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। फिर है हॉर्सू शेप फिशुला। हॉर्सू शेप फिशुला क्या होता है? घोड़े की नाल जैसा। जैसे मान लेते हैं कि एक आपका इस पोजीशन में हम बनाएंगे हॉर्सू शेप फिशुला। मान लेते हैं एक पेशेंट आया है, ये हमने एक्सियल सेक्शन तैयार किया, ये पेशेंट है, ये पेशेंट की एनल कैनाल है और ये पेशेंट का इंटरनल स्फिंक्टर है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। हॉर्सू शेप फिशुला का मतलब होता है कि जो फिशुला ट्रैक है वो ऐसे गोल गोल है, ये तो ये क्या है? इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो हॉर्सू शेप यहाँ पे इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस में है, ये जो आपका हॉर्सू शेप है ये कहाँ पे? इंटर स्फिंक्ट्रिक है, यानी दोनों स्फिंक्टर के बीच में। इसी तरह एक फिशुला एक हॉर्सू शेप ट्रैक और होता है जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर होता है, तो इससे बोलते हैं या तो इश्यू एनल या इश्यू रेक्टल फोसा में ये हॉर्सू शेप ट्रैक है। तो जो हॉर्सू शेप ट्रैक होता है उसमें आपका प्रोब नहीं जा पाता, तो हम लोग जो विंडो टेक्निक, इफ्टेक टेक्निक आपने सुना होगा, या विंडो टेक्निक अपनाते हैं ताकि हमारे जो एब्सेस है जो फिशुला के ट्रैक में जो पस यानी जो पूई भरा हुआ है उसको डिपेंडेंट पार्ट से हमें वहां से ड्रेन कराना होता है, नहीं तो आपका फिशुला ठीक नहीं होगा। तो जब हॉर्सू शेप ट्रैक हो तो आपको या तो इफ्टेक टेक्निक अपनानी पड़ेगी या तो विंडो टेक्निक अपनानी पड़ेगी। इसी तरह मान लेते हैं आपका फिशुला ट्रैक जा रहा है, ठीक है, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा फैक्टर है एब्सेस या कोई कैविटी है। मान लेते हैं आपका फिशुला ट्रैक है सुप्रा इंस्फिंक्ट्रिक, सॉरी एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक की बात करते हैं, और एक्स्ट्रा लिवेटर स्पेस, जो ये लिवेटर नहीं मसल है इसके स्पेस में भी एक एब्सेस है, ठीक है। तो जब हम फिशुला का ट्रीटमेंट जब इसमें क्षारसूल लाइगेट करेंगे तो हमें इस एब्सेस का भी इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये पूरा हील हो जाए, इसका पस पूरा ड्रेन हो जाए, क्योंकि व्रण विदृधि हम इसको बोलते हैं। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें विदृधि में अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ये डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आपके विदृधि में पस का एक भी पॉकेट है, यानी एक भी पॉकेट यानी वहां पे पस का कलेक्शन है, तो आपका विदृधि यानी फोड़ा ठीक नहीं होगा। तो हमें इसको ड्रेन कराने के लिए जो एब्सेस है, हमें फिशुला का ट्रीटमेंट तो करना ही है, जो ट्रैक है इसके अंदर जो कैविटी है, जो एब्सेस है या जो पस भरा हुआ है उसको भी पूरा ड्रेन कराना पड़ेगा, अन्यथा आपका फिशुला ठीक नहीं होगा। तो ये हो गया ब्रांचेस, रेमिफिकेशन, ये सब ऐसी चीजें हैं जैसे हॉर्सू शेप, एब्सेस या ब्रांचेस, यही ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा फिशुला को दोबारा होने में इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। जैसे किसी को हॉर्सू शेप फिशुला है, हमने एक ट्रैक साफ कर दिया, लेकिन जो दूसरी ब्रांच थी जो दूसरी तरफ जाए उसको हमने ठीक ही नहीं किया, तो इसलिए दोबारा हो जाएगा। हमने केवल फिशुला ट्रैक ठीक कर दिया, एब्सेस को हमने ध्यान ही नहीं दिया, दोबारा हो जाएगा। हमने ब्रांच थी, मान लेते हैं एक आपका फिशुला आया है केस, जैसे मान लेते हैं इसी की बात करें, एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला है, एक ट्रैक आपका लेटरल साइड में जा रहा है, किधर जा रहा है? लेटरल साइड में। एक आपका ये एनल कैनाल की तरफ तो जा ही रहा है, एक लेटरल साइड में जा रहा है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, और ज्यादातर तभी होता है जब एमआरआई नहीं कराई जाती है, क्योंकि जब इसमें डाई डलवाते हैं, जब एक्सरे फिशुलोग्राम एक्सरे कराते हैं, तो हमारा जो डाई है वो तो इस दिशा में चला जाएगा, रेक्टम में तो चला जाएगा जो डाई है, लेकिन जो ब्लाइंड ट्रैक है उसमें जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसमें या तो हो सकता है एब्सेस या तो पस भरा है, या इतना ज्यादा हाइपरग्रेनुलेटेड टिश्यू इसमें भरे होते हैं कि इसमें डाई जा ही नहीं पाती, तो हमें वो रिपोर्ट में दिखता नहीं, इसलिए हम नहीं सोचते चलो हमारा प्रोब तो चला गया, ये ट्रैक छूट गया। जब ये ट्रैक छूट जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिकरेंस, छूट जाएगा तो हम भाई इस एरिया को तो ठीक कर लेंगे, लेकिन जो उस तरफ है लेटरल साइड, जो इशियल ट्यूबरोसिटी की तरफ ये ट्रैक जा रहा है वो नहीं ठीक होगा। तो हमें ब्रांचेस भी देखना आवश्यक होता है। जो ब्रांचेस होती हैं वो लेटरल साइड में है, ठीक है, मीडियल साइड में है,
मीडियल साइड की ब्रांच इसी एक छासू से ठीक हो जाता है, लेकिन जो लेटरल साइड की ब्रांच है हमें इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फिस्टुला ठीक नहीं होगा। दूसरा, हो सकता है वो सुपीरियर हो, उसका ट्रैक कैसे जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, या हो सकता है इंफीरियर हो, नीचे की तरफ जा रहा हो, या हो सकता है पोस्टीरियर हो, या हो सकता है एंटीरियर हो। तो 6 दिशाएं होती हैं फिस्टुला के ट्रैक में जो ब्रांचेस बनती हैं। लेटरल जा सकता है, मीडियल जा सकता है, ऊपर की तरफ सुपीरियर जा सकता है, नीचे की तरफ इंफीरियर जा सकता है। पेशेंट अगर लिथोटॉमी पोजीशन में है तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब स्क्रोटम की तरफ, पोस्टीरियर मतलब आपका कॉकिक्स यानी रीढ़ की हड्डी तरफ। तो इतने रेमिफिकेशन और एब्सेस और हॉर्सशू शेप, ये 3 फैक्टर ऐसे हमने देखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द रिकरेंस ऑफ फिस्टुला, यानी दोबारा होने में। तो ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। अब एब्सेस कहाँ कहाँ होता है, एक तो सब म्यूकोजल स्पेस में हो सकता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये लिवेटर नहीं मसल थी, ये इंटरनल स्फिंक्टर, सॉरी,